हेलो नमस्कार बच्चों, उम्मीद आप सब मस्त होंगे। सो बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं जीओसी के बारे में कि व्हाट इज़ जीओसी, दैट इज़ जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको करने में हमें लगेंगे कम से कम 10 से 12 लेक्चर्स, 10 से 12 घंटे चाहिए होते हैं। तो आराम से करेंगे, हो जाएगा कवर। अब पर्पज़ क्या रहेगा कि सर आप जीओसी स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? भाई देखो, 12th क्लास में मेन जो पोर्शन रहेगा क्लास 12 में, सेकेंड पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री में, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और 12th के ऑर्गेनिक समझने के लिए, थोड़ा बहुत भी उसमें अपने पास कंसेप्ट बनाने के लिए आपको जीओसी आना चाहिए। 12th में टॉपिक कौन कौन से हैं अपने पास? है हेलो अल्केन, हेलोरीन। सेकंड टॉपिक इज़ अल्कोहल फिनोल ईथर्स। थर्ड टॉपिक इज़ कार्बोनिल कंपाउंड्स। फोर्थ टॉपिक इज़ अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो ये कुछ टॉपिक्स अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और सीबीएसई में भी इनमें से कुछ टॉपिक्स, मोस्टली टॉपिक्स इनमें से आ रहे हैं, कुछ ही एक आध टॉपिक इसमें से डिलीट हुए हैं। तो ऑर्गेनिक आपकी 80% जैसी की वैसी आएगी 100% में से। सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं तो फिलहाल अभी, मतलब डिलीशन कम हुआ वहाँ से। जैसे फिजिकल के काफ़ी टॉपिक डिलीट हो गए थे हमारे, पूरा पीबलो हटा दिया सीबीएसई में से, लेकिन ऑर्गेनिक में काफ़ी ज़्यादा पोर्शन अभी भी है, ठीक है। तो वहाँ वो रहेगा, और इसलिए उसको अच्छा करने के लिए अपने पास जीओसी हम शुरू करेंगे। और इसके बाद हम करेंगे 12th का हेलो अल्किन हेलोरीन। इस तरीके से हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जीओसी। लेक्चर 1 रहेगा ये, ठीक है, जीओसी का। जीओसी लेक्चर 1। और मैं ट्राई करूँगा बच्चों कि मैं वीडियोस रेगुलर डाल सकूँ, लेकिन क्या होता है, जॉब भी करते हैं बेटा, और फिर इतना टाइम मिल भी नहीं पाता ना, फिर थक भी जाता है इंसान। स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत जितना भी आपको कंटेंट दे सकता हूँ उतना दूँ मैं, ठीक है। चलिए तो जीओसी की बात करते हैं, ठीक है। बिकॉज मुझे लगता है कि मैं वो टॉपिक्स पढ़ाऊँ जिससे आपका कंसेप्ट थोड़ा सा बिल्ड हो, जिससे आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना में एक सब्जेक्ट होता है, अगर आप उसको जानते हैं तो। कोटा के फैकल्टीज़ अगर आपने सुने होंगे तो, जैसे मैं तो कोटा से आया था पढ़ा के, तो कोटा में कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता। सब स्पेसिफिक होता है कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा 20 साल तक, बस मैं पढ़ाऊँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं पढ़ाऊँगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिकॉज केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, ये मैथ्स फिजिक्स जैसे नहीं है, बायो जैसे नहीं है कि भाई एक फैकल्टी आया चल पढ़ो हो गया काम, नहीं। यहाँ अलग अलग एक्सपर्ट्स चाहिए हो सकते हैं आपको, अगर आप लेवल पे जाने की बात करेंगे तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको तीनों की थोड़ी आपको आइडिया दे के चलूँ, ताकि आपके तीनों में ही इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए, ठीक है। फिजिकल हमने काफ़ी कर चुकी है, थोड़ा सा मेरा मूड है कि भी ऑर्गेनिक की जाए, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वैसे ईजी होती है। फिर भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको क्या अच्छा करना चाहिए, तो दो टॉपिक अच्छे कर लीजिएगा, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th के लिए, और 12th में आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन दो को आप सुपर्ब कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 80% हो जाएगी अच्छे तरीके से। ऑर्गेनिक के लिए अगर जिसके पास जीओसी की कमांड है वो यहाँ बीट नहीं हो सकता, ठीक है। उसको फिर मैकेनिज्म दिख जाएंगे, उसको फिर रिएक्शंस का फीलिंग हो जाएगी। शुरू करते हैं, ठीक है। पर्पस ये है कि आप स्कूल में अच्छा करें, बोर्ड्स में अच्छा करें, और उसके बाद कॉम्पिटिशन में बहुत बेहतर करें, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअली चीज़ों को जानना पड़ेगा। तो भाई आज हम स्टार्ट करते हैं जीओसी के बारे में। भाई जीओसी में पढ़ना है, लेक्चर 1 के अंदर बात करते हैं, ठीक है। देखो, हम बेसिकली केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस की बात हो रही होती है, ठीक है, कि भाई रिएक्शन कौन कौन से रिएक्शन पढ़ेंगे, कुछ नेम रिएक्शंस भी होती हैं, आपने सुना होगा शायद, ठीक है। तो बात करते हैं कि क्या रहेगा भाई। देखो, कंसिडर अ रिएक्शन, एकदम बेसिक से हम बात करेंगे कि बॉन्ड बनता बॉन्ड टूटता कैसे है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि कैसे चीज़ों को हम प्रोसीड कर रहे होंगे। मान लो कोई रिएक्शन मानते हैं, सपोज आपके पास ये रिएक्शन है, ठीक है, ये अपने पास रिएक्टेंट है ए बी। तो ए बी के बीच में आपका बॉन्ड बना हुआ है फिलहाल, इसमें आपने कुछ सी ऐड किया, और आप यहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं कि भाई कुछ बन सकता है। बिकॉज पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन तो करवानी है, इसमें ये घोल दिया, इसमें वो घोल दिया, बन गया कुछ। तो रिएक्शंस की बात मेनली की जाएगी, पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। तो भाई अगर इसको देखा जाए कि भाई रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन तो याद कर लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन रिएक्शन होने के लिए कुछ बेसिक बातें अगर आपको पता होंगे तो बेटर कर पाएंगे। बेसिक बातें जैसे कि भाई बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड टूटने के तरीके कौन कौन से होते हैं,
बॉन्ड टूट के क्या बनेगा, कटायंस बनेंगे, अनायंस बनेंगे, क्या बनेगा। अगर इसका आपको समझ रहेगी तो आप सॉल्वेंट चेक करके बेटर तरीके से आप आंसर गेस कर सकते हैं, फिर आंसर तक पहुंच सकते हैं। उसी की बात करेंगे भाई कि रिएक्शन तो हो गई है। अब देखो ध्यान से, ये है अपने पास बॉन्ड। अच्छा भाई, और बॉन्ड में होते हैं अपने पास जनरली दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन्स ए का रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स बी का रहेगा। तो मुझे पहले इसी बॉन्ड की ब्रेकिंग की बात करनी है, ठीक है, कि बिकॉज बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड बनेंगे, वही रिएक्शन के अंदर होता है। सो उसको आप बोल सकते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में लगेगा सर कि क्या है ये, लेकिन अगर आप आराम से पेशेंस से बेटा सुनेंगे चीज़ों को तो फ़ायदा रहेगा। या बॉन्ड क्लीवेज बोल सकते हैं उसको, कि बॉन्ड क्लीव हो गया, टूट गया, तो बॉन्ड ब्रेकिंग बोल लीजिए, बॉन्ड क्लीवेज बोल लीजिए, इस तरीके से। एकदम बेसिक से मैं चीज़ों को करवा रहा हूँ, बिल्कुल एज्यूम नहीं कर रहा कुछ आता है, और कुछ भी वैसे भी नहीं आता होगा तो फ़ायदा रहेगा ना, सीख जाएंगे आपको। चलिए, तो भाई बॉन्ड, किसी बॉन्ड का आप ब्रेक कर रहे हैं तो बॉन्ड ब्रेकिंग के दो टाइप हो सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एनी बॉन्ड ब्रेकिंग। कोई कलर सूट नहीं करता ना तो बढ़िया सा मज़ा नहीं आता। चलो पिंक से काम चलाते हैं। फर्स्ट इज होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज। सेकेंड इज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, कि आपका बॉन्ड दो तरीके से टूट सकता है। फर्स्ट इज होमोलाइटिक क्लीवेज, सेकेंड इज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज, अच्छा ठीक है, समझ गया। सर मीनिंग क्या है होमो का हेट्रो का, कब होंगे, होंगे तो क्या बनेगा। अगर ये बात जान जाते तो बेटर करोगे आप आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, ठीक है, आगे आने वाले फिनोमेना के अंदर। भाई होमोलिटिक, लिटिक मीन्स ब्रेकडाउन होता है, तो होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे, एक तरफ करेंगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमो मतलब सेम सेम सिमिलर, एक जैसा। हेट्रो मीन्स थोड़ा सा अलग रहेगा अगर हम शब्दों पर जाएं तो। पकड़ते हैं पहले तो होमो को, कि भाई होमो का मीनिंग क्या है और इसका क्लीवेज का डेफिनेशन क्या रहेगी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज, और इससे क्या पर्पस सॉल्व हो रहा होगा, कब होगा होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। डिफाइन करते हैं पहले, आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में, तो इसको आप होमोलिटिक क्लीवेज बोल लीजिए या फिर होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन बोल लीजिए, ठीक है, वही बॉन्ड तोड़ना वगैरह कुछ बोल लीजिए, आपकी इच्छा है। इसमें क्या रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए एक बार आप। मान लो इनिशियली ए और बी के बीच कोई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, इक्वल पार्टनरशिप है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 10 रुपये बी ने लगा रखे हैं, 10 रुपये ए ने लगा रखे हैं कोई धंधा खोलने के लिए। मान लो कि बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, 200 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो भाई नुकसान हो गया, अगर नुकसान हो गया है तो भाई पैसे डूब गए हैं। अब जो बचा हुआ है पैसा उसको वापस निकाल लेंगे, जितना पैसा ए ने लगाया उसने वापस निकाल लिया, इक्वल पैसा बी ने लगाया तो उसने भी निकाल लिया। तो मान लेते हैं कि भाई ये ए का शेयर है, ये बी का शेयर है, बिकॉज एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप जानते हैं। तो ए ने अपना शेयर निकाल लिया, बी ने अपना शेयर निकाला ईमानदारी से, इक्वल तरीके से, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, जितना लगाया था उतना निकाल लिया, ठीक है। तो बताओ क्या रहेगा भाई, अगर आपने इक्वल तरीके से चीज़ों को शेयर किया है तो ए के पास जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, बोलो उसका जो इलेक्ट्रॉन था, और बी के पास जाएगा बी का इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व था। ए के ऊपर डॉट आ गया, बी के ऊपर डॉट आ गया, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, इनको बोलते हैं रेडिकल्स। तो रेडिकल्स ऐसे बन रहे होते हैं, रेडिकल्स बनते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज से, होमोलाइटिक फ्यूजन से। रेडिकल्स बोल लीजिए, या फिर क्या बोलते हैं, बेटर शब्द क्या रहेगा इनके लिए, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल, फ्री हैं, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए इनका नाम दिया गया फ्री रेडिकल्स। बाद में बात करेंगे रिएक्टिविटी की। लेकिन आपको आइडिया मिल चुका है कि भाई अगर इक्वल शेयरिंग हुई है बॉन्ड टूटने पे, भाई बॉन्ड तोड़ना है मुझे, बॉन्ड तोड़ूंगा तभी रिएक्शन करवा सकता हूँ, तभी कुछ नया बॉन्ड बन सकता है। तो जब बॉन्ड तोड़ रहा हूँ तो इक्वल अमाउंट या फिर इक्वल अपने पास शेयरिंग होनी चाहिए, कि भाई ए का जो इलेक्ट्रॉन उसके पास चला जाएगा, बी का उसके पास जाएगा, ठीक है। कोई यहाँ खींचातेनी नहीं होगी भाई कि मैं ले जाऊँगा तू ले जाएगा, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। तो क्या डिफाइन क्या करेंगे इसको भाई, इसमें क्या डिफाइन करेंगे, इन सच टाइप ऑफ cleavage, in such type of cleavage, bonded electron pair, मतलब बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, bonded electrons are
bonded electrons are equally distributed, भाई मतलब इक्वल तरीके से दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बिटवीन टू एटम्स ऑफ अ बॉन्ड। भाई एक बॉन्ड के लिए दो एटम्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, तो उन एटम्स में इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। इसको बोलेंगे होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फ्यूजन या बॉन्ड ब्रेकिंग बोल सकते हैं आप। और यहाँ से आपको रेडिकल्स मिलते हैं। तो पहला डेफिनेशन यह आ जाएगा अगर डिफाइन करने को बोला जाए तो। डिफाइन करती है आपको रिएक्शन लिख के दिखानी है। और पार्ट बी में क्या लिखेंगे, होमोलिटिक फ्यूजन्स क्या होता है। होमोलिटिक फ्यूजन्स क्रिएट्स रेडिकल्स, तो इनसे रेडिकल बनता है, ये रेडिकल क्रिएट करते हैं। थर्ड पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं, इस पॉइंट को समझाऊंगा मैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आप लिख लीजिएगा, आगे समझाऊंगा सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्वेंट का रोल क्या रहेगा यहाँ पे अपने पास। देखो बॉन्ड क्लीवेज के लिए अगर आपको होमोलिटिक बॉन्ड तोड़ना है तो कोई सॉल्वेंट ना भी रहे तो बॉन्ड टूट जाएगा, इक्वल शेयरिंग हो जाएगी। यहाँ सॉल्वेंट का ज़्यादा रोल नहीं है, फिर भी हवा में तो रिएक्शन करेंगे नहीं, कोई सॉल्वेंट चाहिए होगा कोई ना कोई, तो क्या बोलते हैं होमोलिटिक फ्यूजन। इसको समझाऊंगा मैं आगे जब मैं हेटेरो की बात करूंगा ना, वहाँ सॉल्वेंट का रोल काफ़ी बड़ा होता है। होमोलिटिक फ्यूजन रिक्वायर नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट डालना भी है कि भाई नहीं भाई कुछ तो सॉल्वेंट चाहिए आपको, तो यू कैन यूज़ नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसकी डाइपोल मोमेंट जीरो होती है, जैसे बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, इस तरीके से। या फिर ये रिएक्शंस होते हैं गैस फेज के अंदर, ये रिएक्शन होती हैं गैस फेज के अंदर विदाउट प्रेजेंस ऑफ एनी सॉल्वेंट और एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट। इस पॉइंट को समझाएंगे थोड़ा सा लेटर ऑन, ठीक है। तो ये आप डिफाइन कर सकते हैं भाई कि व्हाट इज होमोलिटिक क्लीवेज। तो आप ये 2-3 पॉइंट्स एक बार सुन सकते हैं, याद कर सकते हैं कि भाई इक्वल शेयरिंग से आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, बॉन्ड तोड़ दिया। कोई इसमें अपने पास लालच नहीं दिख रहा मुझे कि बी शक्तिशाली है, ए शक्तिशाली है, बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कुछ नहीं है भैया, आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, खत्म खेल। चलो आते हैं भाई प्यारे हेट्रोलाइटिक पे। अगर जीवन इतना आसान होता कि होमोलिटिकली चीज़ें चल जाती तो दिक्कत ही क्या थी। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की बात करेंगे या फ्यूजन की बात करेंगे, इसमें क्या रहेगा कि चीज़ें इक्वल तरीके से नहीं जाने वाली। इसमें चीज़ें इक्वल नहीं होंगी, वहाँ इक्वल था यहाँ इक्वल नहीं होने वाली। आप समझ गए होंगे शायद, डिफाइन बाद में करेंगे, पहले समझा देता हूँ आपको मैं। एग्जाम्पल देखिए, आप मान लो कि वही आपका दोबारा AB बॉन्ड है, ठीक है, वही आपका दोबारा AB बॉन्ड है। बी ने क्या किया, बी ने धोखे से दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर टिका लिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कंप्लीट एरो। कंप्लीट एरो का मतलब है कि पूरे इलेक्ट्रॉन्स एक के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, और ए के पास कुछ गया ही नहीं भाई, ए के पास कुछ गया ही नहीं, तो ए के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, कटैन बन जाएगा वो, और बी के ऊपर चलेगा आपका लोन पेयर। दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी के ऊपर चले गए। अच्छा एक तो था बी का, एक तो बी का ही था, एक और आ गया ए का। ओहो, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज भी तो आता है, तो आप ये माइनस भी दिखा सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप सीधा लिख दीजिए, ये दो बेचारे ये सब ना दिखाएं लोन पेयर, सीधा लिखिए माइनस। अच्छा, तो आप लोन पेयर दिखा के ऊपर माइनस दिखाएंगे, इसका मीनिंग क्या है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज माइनस जो आप दिखा रहे हो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से आप दिखा रहे हो, अदरवाइज आप यू कैन डायरेक्टली यूज बी माइनस। तो ये होता है, अगर हमारा इक्वल तरीके से शेयरिंग नहीं होती तो कोई शक्तिशाली इंसान आता है, शक्तिशाली एटम अपने पास रहता है, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर ले लेता है, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे उनके पास डेफिशिएंसी आ जाएगी, कटैन बन जाएगा, वो प्लस चार्ज आ जाएगा, जिसके ऊपर ज़्यादा जाएंगे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ बनते हैं आपके आयंस। यही गेम है सारा पूरा। तो हर रिएक्शन में क्या बनेगा, या तो कटैन्स बनेंगे, अनायंस बनेंगे, या फिर रेडिकल्स बनते होते हैं। एक को आप बोलेंगे कटैन जिसपे प्लस चार्ज है, जिसपे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं उसको बोलेंगे अनायन, ANION। है तो आयन नहीं, अरे है तो आयन सी, पर कटैन और अनायन है,
इस तरीके से। यानी कि अगर आपका बॉन्ड अनइक्वल तरीके से टूटा है, अपने पास इक्वालिटी नहीं है बॉन्ड्स के अंदर, तो आप ये वाली बात कर सकते हैं। सर ये कब मिलेगा? ऐसा होगा कब? ऐसा होगा जब B में ताकत ज़्यादा होगी, B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। तो क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा वो उस बॉन्ड में से। मान लो आप A हो, मैं B हूँ, तो भाई पहले इक्वल शेयरिंग हो रही थी, अब क्या हुआ? अब मैं थोड़ा सा पावरफुल बन गया, मान लीजिए मेरी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स मैं अपनी तरफ खींच लूँगा। खींच लिए तो अपने ऊपर टिका लिया मैंने, बॉन्ड तोड़ दिया। बॉन्ड टूटा तो आपके पास कुछ गया ही नहीं, प्लस मेरे ऊपर आ गया एक्स्ट्रा माइनस, दैट इज अनायन। तो वो डिपेंड करता है वो कब होगा, अगर B की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है देन A। और ये कब होगा बताऊंगा अभी। सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा सारा खेल चलेगा सॉल्वेंट पे। हवा में ये सब बातें नहीं होती। पर ये आपको आइडिया मिल चुका कि हाँ भाई दो तरीके से बॉन्ड टूट सकता है। इक्वल टूटा तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अनइक्वल टूटेगा तो आयंस बनेंगे। और 80% ऑफ द रिएक्शंस में यही वाला काम हो रहा होता है, सेकंड वाला काम हो रहा होता है, दैट इज हेटेरोलिटिक फ्यूजन। तो डिफाइन कैसे करेंगे इसको? डिफाइन करना चाहे तो इन सच टाइप ऑफ, सारी बातें पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, लेकिन आराम आराम से। बिकॉज अब मैं बहुत बेसिक से आपको लेकर जाऊंगा कि भाई आपको चीज़ें रटनी ना पड़े, आपको चीज़ों को समझ आ जाए, ठीक है। वो सब बहुत आसान बात है जो आप पढ़ते हो जनरली, बहुत चीज़ें बड़ी आसान होती हैं, ठीक है, अगर आप उसको थोड़ा सा बेसिक से जाएंगे तो। इन सच टाइप ऑफ फ्यूजन क्या रहेगा इसमें? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। डेफिनेशन आप खुद बना लेंगे अगर आपको एक बार चीज़ें को समझ आ गई तो। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन रहेगी, पॉइंट नंबर 1 के अंदर आ जाएगा। पॉइंट बी में आप लिख सकते हैं भाई कि इसकी वजह से आपके पास आयंस बनेंगे, सो दे विल प्रोड्यूस आयंस, कैटायन एंड एनायन। मेन बात आपको समझ में आ चुका है कि हाँ भाई कब ये होगा, कब वो होने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मुझे इसमें एक एग्जांपल देखना था आपको बताने के लिए। चलो बात करेंगे, उस पर आऊँगा मैं, पहले थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल की बात करते, थोड़ा सा ना नोट लिख डालिए, समझिए ध्यान से, थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठिए, मस्त अच्छी तरीके से समझाता हूँ आपको मैं कि कब क्या रहेगा, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताओ कि HCl मॉलिक्यूल, जिसको आप बचपन से जानते हैं, ठीक है, बड़ी एसिड है HCl, एसिड है आपके हिसाब से, नहीं मेरे हिसाब से भी एसिड है, ऐसी बात नहीं है। HCl और ये HCl, H+Cl-, ठीक है। बस मैं आपसे ये पूछूंगा कि भाई तीनों में से कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है? H पे डेल्टा प्लस आ जाएगा ना, डेल्टा माइनस आ जाएगा किस पे? Cl पे, बिकॉज Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स खींच जाएगा, उस पर माइनस चार्ज आना चाहिए हल्का सा। डेल्टा नेगेटिव मीन्स थोड़ा बहुत पोलराइज हो चुका नेगेटिव की तरफ। और सिमिलरली H पे डेंसिटी कम हो गई है इलेक्ट्रॉन्स की, बिकॉज वो Cl की तरफ आ चुके हैं, तो इस तरीके से। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स Cl आ चुका है, तो वहाँ डेल्टा नेगेटिव से आ जाएगा इस तरीके से। या फिर बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड है ही नहीं दोनों के बीच में, H+Cl-। तो अक्सर जो मैं बच्चों से क्लास पूछता हूँ कि भाई इन तीनों में से कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है HCl का, तो धमाके से बच्चा बोलता है कि सर ये सही है। फिर मैं समझ जाता हूँ कि खतरनाक बच्चा है, बहुत खतरनाक बच्चा है वो। भाई HCl एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, वो आयनिक मॉलिक्यूल है ही नहीं, वो नमक नहीं है आपका Na+Cl-। ये होता है आयनिक मॉलिक्यूल जहाँ बॉन्ड बनता ही नहीं है, इट इज़ अ परफेक्ट आयनिक मॉलिक्यूल। HCl एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, पहली बात तो। अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो वहाँ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो क्या थर्ड पिक्चर सही है ना? बिल्कुल भी नहीं, ये तो आयनिक को दिखा रही है, आयंस बना दिया उन्हें बकायदा, तो आयनिक पिक्चर है। फर्स्ट पिक्चर, फर्स्ट में चार्जेस ही नहीं दिखाया आपने, डेल्टा प्लस आएगा, थोड़ा बहुत चार्ज तो आएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। एक तरफ खिसक जाएंगे इलेक्ट्रॉन, जहाँ खिसकेंगे वहाँ माइनस, जहाँ से दूर हो गए वहाँ प्लस आ जाएगा। तो रियल पिक्चर तो ये भी नहीं है, अगर देखें तो ये भी एक अनरियल पिक्चर बोल सकते हैं आप, रियल पिक्चर नहीं है। तो सेकंड पिक्चर जो आपके पास रहेगी ये हमारे पास है रियल पिक्चर, या फिर ऐसा हम सोच सकते हैं कि ये HCl का एक मॉलिक्यूल रहेगा और उसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो। वो आयनिक बिल्कुल भी नहीं है, इट इज़ अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड तो शो करना ही पड़ेगा, ठीक। चलिए
अब आप कहते हैं कि भाई ये तो एसिड है सर, ये तो सर एसिड है। देखो भाई, एसिड क्या होता है सर? जो H+ देता है, बस यही होता है H+ देने वाला एसिड। देखो पूरी बात सुनो ध्यान से कि भाई एसिड तो देखो, आप बोलो सर H2SO4 HNO3 ये सब एसिड ही होते हैं सर। देखो दे विल डोनेट H+। भाई कोई डोनेट नहीं करता, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, छीना जाता है। क्या बोला मैंने? छीना जाता है, छीना झपटी करके इसमें H+ निकाला जाता है। फ्री में H+ कहीं नहीं मिल रहे होते हैं, कोई नहीं बांट रहा होता आपका H+। सर एग्जांपल दीजिए मुझे, तो मैं तो ये समझा आज तक। भाई देखो क्या होता है ना, सपोज आपके पास 500 का नोट है आपकी जेब में। हाँ 2000 का मान लो, 1000 का बंद हो चुका है, तो आपके पास 2000 या 500 का नोट आपके पास, ठीक है, जेब में। और आपके दोस्तों को पता है कि भाई साहब आज तो इसके जेब में 500 या 2000 का नोट है, तो मस्त पार्टी होने वाली है। तो आप घर से जा रहे हो दोस्तों के पास, रास्ते में ही किसी ने आपकी जेब काट ली या फिर आपको थप्पड़ मार के पैसे छीन लिया आपसे, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फिर आप दोस्त के पास गए, उसने कहा भाई लाओ 2000 रुपये पार्टी करते हैं। तो आपने क्या बोला कि भाई बीच में रास्ते में कोई ज़रूरतमंद इंसान पड़ गया था, तो मैंने उसको अपने पैसे दे दिए। कोई भिखारी मुझे मिल गया, मैंने उसको डोनेशन दे दिया। एक्चुअली में क्या हुआ था, आप पीट पिटा के आए हो, आपसे छीने गए हैं H+। आपसे वो आपका जो पैसे वो आपको पैसों का H+ मानिए, और अपने आप को मानिए Cl। तो तुम क्लोरीन हो, आपके पैसे आपसे जुड़े हुए हैं, दैट इज H+। तो H+ आपने खुद दिया उस भिखारी को या छीना गए आपसे, छीने जाएंगे। सॉल्वेंट के अंदर हमेशा H+ छीने जाते हैं, समझाऊंगा कैसे रहेंगे। तो कोई डोनेशन बोल तो देते हैं, वो तो आम भाषा है कि इट विल डोनेट H+, इट विल डोनेट OH-, वो तो बोलने वाली बात हो जाती है। रियल पिक्चर बता रहा हूँ आपको है, ताकि आपको ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग का फंडा है ये क्लियर हो जाए। एक गजब का सॉल्वेंट है जिसे आप रोज खाते पीते हैं, वाटर। और जनता कहती है कि भाई ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जो कि सही बात है। ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, चीज़ों में काम आता है, चीज़ों को डिसॉल्व करने में काम आता है, ठीक है। भाई वाटर को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो भाई वाटर जो क्या है, यहाँ देखिए, ये वाटर पे अपने पास देखो ऑक्सीजन और H में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो H पे क्या आएगा, पार्शियल प्लस आएगा, ओके, पार्शियल प्लस आएगा, यस ग्रेट। तो यहाँ क्या आएगा, पार्शियल माइनस आ जाएगा, ओके। तो एक पोल पे प्लस आ गया, एक पोल माइनस आ गया, डाइपोल बन गया, बोलो यस सुनो। सो डाइपोल बन चुका है, या फिर डाइपोल मोमेंट होगी इसके पास। तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, यस। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, डाइपोल है ना भाई, दो पोल है कि नहीं, बोलो यस सुनो। तो ये एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। अगर ये पोलर सॉल्वेंट है तो क्या करेगा, देखो ध्यान से भाई। वाटर क्या करता है, वाटर सॉल्वेट करता है। वाटर हमेशा कटायन आयन को पकड़ता है, उनको घेर लेता है। जैसे रास्ते में मान लो आपको कहीं दिख गया अनायन, ये रहा आपका अनायन, माइनस चार्ज है इस पे। तो वाटर क्या करेगा, वाटर के दो हाथ है जहाँ H+ है, वाटर अपनी बाहों में इसको ले लेगा। बाहों मतलब अपनी H+ वाली बाहें, ये वाली बाजुओं में, इसके आसपास H+ के मतलब वाटर के लाखों मॉलिक्यूल्स इसको घेर लेंगे। और माइनस है इसके ऊपर चार्ज, तो इसके आसपास प्लस वाला H वाले अपने हाथ खोल के आ जाएंगे। देखो दिख रहे हैं आपके H के हाथ, हाँ। और माइनस को घेर लेंगे लाखों मॉलिक्यूल्स वाटर के। तो ये तो डर जाएगा, अरे डरेगा, इसको मजा आएगा, ये माइनस है, इसको घेर रहे हैं प्लस वाले, तो उसको मजा आएगा। चलो भाई बढ़िया स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आपके पास कोई ऐसा मार्केट में अनायन, एक अपने पास आयन है जो कि कटायन बोलता है अपने आप को, सपोज A+, तो उस प्लस का भी जुगाड़ वाटर के पास कि भाई प्लस को भी मैं आराम से घेर सकता हूँ, सॉल्वेट कर सकता हूँ यूजिंग माइनस साइड ऑफ माइन। तो लाखों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट वाटर के आएंगे आपस में, और इसको भी आराम से सॉल्वेट कर लेंगे। अच्छा, यानी कि वाटर के पास दोनों तरीके हैं, वाटर के पास दोनों, अपने पास दोनों आयंस का जुगाड़ है, कटायन का भी अनायन का भी। कटायन के लिए अपने पास उसका ऑक्सीजन वाली साइड अवेलेबल है, और अनायन के लिए तो अपने पास हाथ फैला के बैठे हैं, भाई खोल के बैठे हैं अपने पास हाइड्रोजन। तो इसलिए ये सॉल्वेंट काफ़ी बढ़िया है कि माइनस के लिए भी ये, माइनस को भी ये खुश कर देगा किसी कंपाउंड में, और प्लस को भी खुश कर देगा। अच्छा, तो क्या रहेगा, तो भाई इसके पास गया HCl, ठीक है, मान लो इसके पास HCl गया, देखिए ध्यान से सुनना, ठीक है। तो भाई रास्ते में मुझे मिला HCl, मैंने कहा भाई HCl कैसे हो, बढ़िया हो, कहता मैंने कहा भैया तुम एसिड तो हो नहीं, कहता नहीं मैं तो एसिड हूँ। मैंने कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं यार, एसिड तो फिर
डोनेशन करता है, कहता नहीं ऐसी बात है, मैं तो अपने 200 रुपये डोनेट करके आया था। कहता नहीं मैं सुनने में आया तुम पिट के आए थे। कहता ऐसा कुछ नहीं है भाई, पिटाया नहीं था मैंने। लेकिन इसके पिटने की खबर मार्केट में फैल गई, मार्केट में इसकी पिटने की खबर फैल गई कि भाई साहब HCL पिट के आया है, उसने इससे H+ छीना गया है। पर ये बात को प्रूफ कौन करे? अब HCL को आगे गुस्सा कि भाई देखो झूठ है, तो मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने, कि भाई अपने से नहीं हो पाएगा, बेइज्जती होगी मार्केट में सबके सामने। तो ये गया पानी के अंदर, बाल्टी में पानी भरा हुआ था, उस बाल्टी में लगे कूद गया। ठीक, चलो पानी वेट ही कर रहा था कि कोई आए, बहुत दिन हो गए घेरे हुए, तो बस पानी को मौका मिला, ये वाटर है आपके पास। HCL गया था मुक्ति पाने के लिए, ठीक है, और HCL को मुक्ति मिल भी गई इस तरीके से। देखिए ध्यान से आप, H+ और यहाँ पे बॉन्ड में Cl- बोलो आया ना, डेल्टा आएगा ना चार्ज, ठीक है। हाँ, अब Cl- को जो प्लस वाले H हैं बाहों में घेर लेंगे, ठीक है, उसको अपने पास बुलाएंगे, ओके। और H+ को ऑक्सीजन वाले साइड वाले अपने पास बुलाएंगे, भाई इधर आ जाओ, क्या कर रहे हो वहाँ पे HCl में। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि HCl में से H+ को निकाला गया बाहर थ्रू सोल्वेशन ऑफ द अनायन, यानी कि जो O- था वाटर का, उसने सोल्वेट किया है, H+ को घेरा है, बाहर निकाल लिया। Cl- को किसने घेर लिया? H+ वाले साइड ने घेर लिया, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स ने HCl को सोल्वेट कर दिया। फिर आपको वहाँ से H+ और Cl- अलग अलग दिख जाते हैं, तो फिर आप बोल देते हैं कि HCl ने H+ डोनेट किया होगा। वास्तविकता में क्या, डोनेशन तो नहीं हुआ बेटा, हुआ तो छीना झपटी की गई है, उसमें H+ निकाला गया है। और क्यों निकाला गया? बिकॉज HCl में डाइपोल मोमेंट आ चुकी है, ये खुद एक पोलर मॉलिक्यूल है, और आपने पोलर के अंदर इसको डाल दिया, तो पोलर ने इसका कटायन एन दोनों को ही सोल्वेट कर दिया। अब तो अगर HCl को तोड़ा जाए वाटर के अंदर, ऑब्वियसली हवा में तो नहीं तोड़ेंगे ना भाई, हवा में तो कैसे हम बात कर सकते हैं इन चीज़ों की, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स होमोलिटिक टूटेंगे या हेटेरोलिटिक टूटेंगे? भाई हमको पता है कि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उसको स्टेबलाइज करने के लिए, सोल्वेट करने के लिए वाटर भी बैठा हुआ है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स हेटेरो तरीके से टूटेंगे। तो Cl पाएगा माइनस चार्ज और H पाएगा प्लस चार्ज। ये सब कब होगा? इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और अल्कोहल, दैट इज अ पोलर सोलवेंट। तो सोलवेंट की कंडीशन काफ़ी नेसेसिटी है, काफ़ी नेसेसरी है इन केस ऑफ हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक में सोलवेंट चाहिए ही नहीं है, वहाँ तो इक्वल रहेगा ना हमेशा ना, वहाँ पे अपने पास चार्ज का कोई फैक्टर आ रहा था, यहाँ तो चार्ज आ रहे हैं, आयंस आ रहे हैं, आयंस सोल्वेशन की बात कर रहा हूँ, पोलैरिटिक डाइपोल की बात कर रहा हूँ, तो अब बहुत सारी बातें आप कर रहे होते हैं। लेकिन इसलिए अब देखो, अगर सोलवेंट मेंशन नहीं है, अगर सोलवेंट मेंशन ना हो, तो HCl भी होमोलाइटिक ही टूटेगा। अगर मैं सिर्फ HCl को भाई बोलूँ कि भाई गर्म कर देता हूँ, चलो गर्म कर दिया, ठीक है, ठीक है, तोड़ो, तो HCl भी ऐसे टूटेगा भैया, H.Cl. उस टाइम शेयरिंग काम नहीं आती। ये शेयरिंग वेयरिंग कब हो रही है? जो EN का डिफरेंस लगा रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लगा रहे हो, कब लगा रहे हो सब? ये सब तमाशा पानी के अंदर हो रहा है, सोलवेंट के अंदर हो रहा है, हवा में नहीं होगा ये सब तमाशा। हवा में अगर एक तरफ हो भी गए इलेक्ट्रॉन्स, तो उन्हें संभालेगा कौन? उन्हें सोल्वेशन कौन कराएगा? उन्हें अलग कौन करेगा? नहीं कर पाएंगे। तो गैस फेज में या गर्म करके तो आपको सिर्फ H.Cl. ही मिलने वाला है। तो इसलिए मैंने कहा था कि नॉन पोलर सॉल्वेंट या गैस फेज में ही होमोलाइटिक क्लीवेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो HCl मानता हूं कि HCl आपका एक एसिड है, लेकिन हवा में नहीं है वो एसिड, वो एसिड है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। अगर मैं इसी HCl को डाल दूंगा CCl4 में, किस में डाल दूंगा? CCl4 में, CCl4 जो कि लिक्विड होता है, सॉल्वेंट है वो, पर नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अच्छा, हाँ, या बेंजीन में, बेंजीन भी होता है लिक्विड, तो लिक्विड बेंजीन में या बेंजीन में जो कि खुद एक लिक्विड होता है, उसमें डाल दीजिए, वो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है। बेंजीन में HCl एसिड नहीं है, CCl4 में HCl एसिड थोड़ी ना है, वो H+ उसमें से निकलेगा ना H+ बाहर, बिकॉज इनको मतलब ही नहीं है। नीचे बेंजीन पड़ा हुआ है, ऊपर से HCl ने छलांग लगा दी, तो HCl तो अपने पास बेंजीन बोलेगा ठीक है, आने दो, मरने दो, मुझे क्या, मेरे क्या है, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो डिपेंड करता है सॉल्वेंट कौन सा है, ठीक है। अब आपको आइडिया मिल चुका है कि हाँ भाई कहाँ कौन सा क्लीवेज पॉसिबल हो सकता है, ठीक। अब इस पे थोड़ा सा मैं आपको एक प्रैक्टिस दे देता हूँ, अगर आप थोड़ा सा करना चाहे प्रैक्टिस, तो कि भाई इस पे प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए। मेरे ख्याल से आपको आइडिया मिल चुका है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ करके क्वेश्चन के थ्रू। सपोज डाटा है मेरे पास,
क्लोरीन, वाटर है, ठीक है, वाटर में। क्वेश्चन 2, Cl बॉन्ड है, आप सिर्फ हीट कर रहे हैं, हीट मतलब गैस फेज में बात कर रहे हैं, या सॉल्वेंट नॉन पोलर रहेगा, या पेरोक्साइड ले लीजिए, ROOR, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। ये OR क्या होता है, O क्या होता है, पेरोक्साइड लिंकेज होता है। सिंपल हीट कर दीजिए इसमें भी। या फिर एक डाटा है मेरे पास इस तरीके से, आयोडीन, ठीक है। सॉल्वेंट ले लो इस बार, बढ़िया सा कोई अल्कोहल ले लो। अल्कोहल क्या होता है, ROH, थोड़ा हीट भी कर दो। अल्कोहल भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। मैंने बस कुछ एग्जांपल लेके बताया कि कहाँ, अब आपसे पूछे भाई किस में क्या बनेगा, क्लीवेज कराओ, क्लीवेज बॉन्ड तोड़िए। तो भाई C और Cl का बॉन्ड है, तोड़े। वाटर में कैसे टूटेगा भाई, वाटर में तो अपना हेट्रोलिटिक क्लीवेज होना की चांस बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स खिसक जाएंगे Cl की तरफ और पूरा एरो, कंप्लीट एरो आएगा इस तरीके से। तो ये बेचारा मासूम प्लस हो जाएगा और Cl के ऊपर भीषण माइनस आ जाएगा, यस और नो, ये तरीके से, बिकॉज सॉल्वेंट है। Cl कुछ नहीं है, कोई सॉल्वेंट कुछ भी नहीं है, ना ही कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो आराम से बेचारे रेडिकल बना के खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। यहाँ बताइए, यहाँ भी ना कोई खास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, अगेन आपका हाफ एरो बनेंगे रेडिकल्स के लिए, वही बनाते हैं इस तरीके से। आप कहेंगे सर इसके अंदर अगर पानी डाल देता हूँ, अगर पानी डाल दोगे तो कुछ ना कुछ यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ जो फिर OR बॉन्ड है ना, ये टूट जाएगा फिर पानी डालने से, बिकॉज वहाँ डिफरेंस आ जाएगा, और जहाँ डिफरेंस आएगा EN का डिफरेंस आएगा, वहाँ बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन आपके कहने से क्या होता है, क्वेश्चन जो आते हैं या जो बुक्स में लिखा जाता है हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि हम तो कुछ भी बोल देंगे, सर इसमें डाल के दिखाओ, इसमें डाल के दिखाओ। पहले तो आपको ABCD भी नहीं पता थी, कुछ आपको बता दो चीज़ें 4-5, फिर आप अपनी क्वेश्चन चालू कर देते हैं, सर इसमें बताओ क्या होगा। तो उतनी भी उत्सुकता नहीं होनी चाहिए कि आप मन धड़क क्वेश्चन चालू कर दें करना। अक्सर मैंने बच्चों देखा है कि 2 बात सिखा दो, फिर तो वो पहले सीखना नहीं चाहते हैं, पहले तो सर ये सब तो आता है अपने को, जब सिखा दो कुछ बात उसके आगे आपको नहीं बढ़ना। अब इसमें ये नहीं कि सर सेकंड वाला एग्जाम्पल पानी डाल दो क्या होगा, Cl2 में पानी डाल दो क्या होगा, बट तो Cl2 गैस पानी में घुलती भी नहीं है, तो उसके बाद वहाँ कर ही नहीं सकते। ये Cl2 गैस ही तो है, पानी में घुलती ही नहीं है, तो पानी में दे विल नॉट डिसोशिएट, आयंस बनेंगे नहीं। लेकिन हम क्यों डालेंगे पानी में जब पानी में कुछ हो ही नहीं रहा उसका, तो ये कहने का मीनिंग है ना। अगर डालना है तो यू कैन यूज बेंजीन और नॉन पोलर सॉल्वेंट, यहाँ से टूट जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज पोलर सॉल्वेंट है ना। ये देख लीजिए आप, ये कटायन बनेगा और ये आई पर माइनस अनायन। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया बताया कि भाई कैसे बॉन्ड क्लीवेज होता है, कैसे आप बॉन्ड तोड़ के कटायंस अनायंस बनाते हैं, रेडिकल्स फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक लेक्चर है, अक्सर मैं ये सब क्लास में पढ़ाता नहीं हूँ, क्या बात करो सर, हाँ मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ इफेक्ट्स के हिसाब से, इंडक्टिव रेजोनेंस वगैरह। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर कोई और बच्चा भी देख रहा हो जो बहुत बेसिक छोटा बच्चा हो 11वीं क्लास का, उसको भी ये सारी बातें क्लियर तरीके से समझ में आ जाए, और पहली बार जब वो पढ़े तो सही पढ़े, सटीक पढ़े, गलती वो ना करे, ठीक है। जैसे मैं अपनी बात को जस्टिफाई कर सकता हूँ इस एग्जाम्पल से कि भाई NaCl Na+Cl-, आपको पानी की शक्ति का एहसास नहीं है कि पानी कितना पावरफुल चीज़ है। भाई NaCl ना, वैसे आप पढ़ोगे 12th के अंदर कि Na से लैटिस बनाता है, लैटिस मतलब कि Na+ के आसपास 6 Cl- इसके आसपास इसको सराउंड करते हैं यूजिंग आयनिक इंटरेक्शंस। अच्छा हाँ, इस तरीके से, तो 6 Cl- इसको लैटिस के फॉर्म में इसको सराउंड करते हैं, लैटिस के अंदर ये अपने आप को क्रिस्टलाइज करवा रहा होता है इस तरीके से। 1 2 3 4 और 2 ले लीजिए, तो 6 Cl- घेर के बैठे होते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते, घेर के बैठे होते हैं कटायन आयन के चार्ज के हिसाब से ना, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, इस तरीके से। और हर एक Cl को भी, आप बिलीव नहीं करेंगे, हर एक Cl को भी 6 Na+ घेर रहे होते हैं। अच्छा हाँ, नमक भाई आपका टेबल सॉल्ट, नमक जिसको आप रोज खाते पीते हैं, उसी की बात कर रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। Na+ को अगर आप तोड़ना चाहेंगे कि सब Na+ को अलग कर दूं, Cl को अलग कर दूं, तो भैया ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। 1 2 3 4 और 1 5, तो देखिए आप ये इसको, हाँ 1 2 एक और कर लीजिए, 6 हो जाएगा ना, ये देख लीजिए आप।
लेकिन वाटर पोलर सॉल्वेंट है, वाटर पोलर है तो वो क्या करेगा, Cl- को H+ बाहु में ले लेगा और Na+ को आपका O- संभाल लेगा, और सिंपल नमक आपका जो बिना हीटिंग के ही वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, टूट जाता है आयंस के अंदर। वरना इसको अगर आप आयंस में तोड़ना चाहोगे गर्म करके तो भैया आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हज़ारों जूल्स के से भी ज़्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ती है। लेकिन वाटर आपका काम चुटकियों में करवा देगा। तो वाटर कितना खर्चा बचा सकते हैं देखिए आप ध्यान से। तो ये पावर है वाटर की, ये पावर है सॉल्वेशन की। तो ये आपको मैंने एग्जांपल दिया है कि कैसे डिपेंड करता है कि कौन से आपके कंपाउंड्स हैं जो सोल्यूबल रहेंगे, जो टूटेंगे, किसके अंदर टूटेंगे। हालांकि ये तो एक आयनिक कंपाउंड है, ये तो एक आयनिक कंपाउंड है तो इसकी बात तो करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी बताया मैंने आपको कि वाटर कैसे सॉल्वेशन करता है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर वाटर वगैरह ना होता या उसकी बात नहीं कर रही होती तो अपन रिएक्शंस करवा ही नहीं पाते ना। चलिए ठीक है। सो भाई ये थे लेक्चर नंबर 1 जिसकी मैंने बात की रिगार्डिंग होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज। लेक्चर नंबर 2 सून आपको मिलेगा, 2 दिन के अंदर मिल जाएगा, श्योरिटी है। उसमें हम बात करेंगे बेटा, स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में आराम से पढ़ेंगे, मक्खन की तरीके से, बढ़िया तरीके से। शुरू करेंगे बेसिक से, फिर जाएंगे जे एडवांस लेवल तक, उसमें नीट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। और जो मेडिकल के बच्चे थोड़ा ध्यान दो भैया, पेपर टफ आ सकता है, ठीक है। इस बार टफ आ गया था तो तोते उड़ गए बच्चों के, उम्मीद थी टफ आएगा, आ गया, अच्छी बात है। तो थोड़ा सा ना आपको पढ़ना पड़ेगा ना, वो खाली घोटा बजे से काम नहीं चलेगा, घोटा मार लो, बायो नहीं बेटा कि घोट लिया आपने, घोट लोगे तो एग्जाम में घोटा जाओगे फिर आप। जैसे पानी घेर रहा है फिर एग्जाम में आपको सवाल घेर लेंगे, अगर आपके पास कंसेप्ट है बेटा और सवाल को उड़ा दोगे आप, ठीक है। ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चीज़ें बेसिक से अगर आप करेंगे तो बहुत बेटर करेंगे, फिर एक ही बार में हो जाएगा ना, फिर मल्टीपल टाइम अटैम्प्ट करेंगे, 5 साल खराब करेंगे, फ़ायदा नहीं है। चलो बच्चों मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू, टेक केयर।